हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक की लेक्चर सीरीज में ऑनलाइन क्लासेस विद विक्रम में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब में मेरे चैनल पर, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, कार्यस्थल पर सुरक्षा। और दूसरा टॉपिक कवर कर चुके हैं हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि मापन उपकरण। आज हम तीसरा टॉपिक हैंड एंड पावर टूल्स यानी कि हस्त एवं शक्ति चलित औजार कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद, इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद, इस वीडियो की एक पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप इसको वापस से रिवाइज कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखने के बाद वीडियो के अंत में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको आप आंसर करने में और अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड आएगा, उसको आंसर करने में आप कैपेबल होंगे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हैंड एंड पावर टूल्स, हस्त एवं शक्ति चलित औजार। उसमें सबसे पहला टॉपिक है मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स मीन्स जिससे हम मापन कर सकें। सपोज इतना बड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा है या मेटल का टुकड़ा है, उससे मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा सा एक पार्ट निकाल लूँ, या फिर एक इतना ऐसा सर्कल निकाल लूँ, तो उसको सबसे पहले मुझे एक मापन करना होगा कि ये कितना बड़ा है। मैं बोल देता हूँ अगर कि ये 5 सेंटीमीटर का है, मान लो 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, यानी कि ये भी एज 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी एज 5 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो इस काम को करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक स्केल की। स्केल यानी कि स्टील रूल बोल सकते हैं हम लोग। और ज़रूरत पड़ेगी ये एंगल बिल्कुल 90 डिग्री है या नहीं, उसको चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर की। ट्राई स्क्वायर क्या होता है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये ट्राई स्क्वायर से ही हम इस एंगल को चेक कर पाएंगे कि एग्जैक्टली 90 डिग्री है या नहीं। अगर मैं बोलूँ कि इस इतना सर्कुलर पार्ट, इस मेटल शीट से ये सर्कुलर पार्ट निकालिए, तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा? मुझे एक डिवाइडर की जरूरत पड़ेगी और एक स्टील रूल की जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं इस सर्कल का रेडियस ले सकूं और डिवाइडर से इस पे हल्की सी मार्किंग कर सकूं, इस मेटल शीट पे ऐसी मार्किंग कर सकूं, और उस मार्किंग को फिर थोड़ा सा गहरा कर सकूं स्क्राइबर की मदद से। तो इस तरह से हमें कोई भी जॉब को बनाने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, उसको मापन करने के लिए कि कितना बड़ा हमें वर्क पीस बनाना है, उसका डाया क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा। वो टूल्स हम आज पढ़ने वाले हैं इस पहले टॉपिक में। तो शुरू करते हैं। पहला टूल है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर क्या होता है? लकड़ी का या हार्डनेड स्टील का बना होता है। ये देखिए, ये है ट्राई स्क्वायर। ये है ट्राई स्क्वायर। इसके पार्ट्स को हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये है स्ट्रेट एज या स्ट्रेट एज, ये वाला। ये जो है ना, ये एकदम सीधा एज जो दिख रहा है, मैं इस पेन से बिल्कुल सीधा नहीं बना पाऊंगा, आप देख सकते हैं। ये एज है, ये वाला जो एज है इसको स्ट्रेट एज बोलते हैं। ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं ब्लेड। ध्यान से देखिएगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये बिल्कुल इस तरह का होता है, ये एंगल 90 डिग्री है, यही दिखाया है। और अगर ये इस सरफेस पे रखा हुआ है, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, और इस पार्ट को बोलते हैं स्टॉक। ये किस किस चीज़ का बना हुआ हो सकता है? ये लकड़ी का बना हुआ हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ हो सकता है, या हार्डनेड स्टील का। अब हार्डनिंग, टेम्परिंग, फोर्जिंग, कास्टिंग, ये सब क्या होती है मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। और ये हार्डनिंग, टेम्परिंग, कास्टिंग करने की जरूरत क्यों होती है, हार्डनेड स्टील क्या होता है, ये सब मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। आप फिलहाल इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये हार्डनेड स्टील का मतलब क्या है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये लकड़ी का बना हुआ हो सकता है या हार्डनेड स्टील का बना हुआ हो सकता है। और इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं? जैसे बोलूंगा, जैसे हम जीन्स खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना 36 कमर की जीन्स दे दीजिए, 34 कमर की जीन्स दे दीजिए। मतलब जीन्स का स्पेसिफिकेशन क्या हुआ? उसकी वेस्ट। ठीक है, वैसे ही अभी जो भी हम लोग मेजरिंग टूल्स पढ़ेंगे या जो भी हम लोग हैंड टूल्स पढ़ेंगे, उसका एक स्पेसिफिकेशन होगा कि उसको हम लोग किस चीज़ से स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल प्लास्टिक का स्केल होता है, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो ये 15 सेंटीमीटर क्या है, इस स्टील स्केल का लेंथ है। वैसे हम बोलते हैं 30 सेंटीमीटर का स्केल चाहिए, तो ये 30 सेंटीमीटर की लंबाई होती है इसकी। वैसे ही
कि ये जो ट्राई स्क्वायर है इसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं कि हमको कितना बड़ा ट्राई स्क्वायर चाहिए। कई साइज के आते होंगे, छोटा बड़ा, तो वो जो है वो ब्लेड की लेंथ के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई किया जाता है। हम बोलेंगे 15 सेंटीमीटर ब्लेड की लेंथ वाला ट्राई स्क्वायर दो मुझे, तो 15 सेंटीमीटर ब्लेड की लेंथ वाला ट्राई स्क्वायर देगा। फिर हम बोलेंगे 30 सेंटीमीटर वाला ट्राई स्क्वायर दो हमें, तो ब्लेड की लेंथ जो 30 सेंटीमीटर होगी उसके हिसाब का ट्राई स्क्वायर हमको दुकान वाला प्रोवाइड करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राई स्क्वायर को कैसे स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो ब्लेड की लेंथ से, और ब्लेड कौन सा है ये, इसकी लेंथ से स्पेसिफाई किया जाता है। इसका यूज क्या क्या है देखिए, फिगर के साथ मैंने इस पीडीएफ में बनाया हुआ है। स्क्वायरनेस एंगल ऑफ 90 को चेक करने के लिए, सपोज ये पीस है, ये पीस बना हुआ है। अब ये एंगल जो इस वर्क पीस का है ये एग्जैक्टली 90 है या कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। तो ये ट्राई स्क्वायर है, इसको ऐसे चेक कर, यहाँ पे ऐसे लगाइए और चेक करिए। यहाँ पे अगर कोई गैप आ रहा है, जैसे ये ऐसे ना होके, ये एज ऐसा ना होके ऐसा होता, मतलब, और ये वाला एज मान लीजिए बिल्कुल ये वाला एज सही होता और एक एज ठीक नहीं होता, ये वाला एज ठीक नहीं है, तो ये यहाँ पे एंगल बन जा रहा है, मतलब कि ये 90 डिग्री नहीं है। तो सबसे पहला काम इसका क्या हुआ, स्क्वायरनेस को चेक करना। दूसरा काम क्या हुआ, फ्लैटनेस को चेक करना। अब ये सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, इसको रख दीजिए, क्योंकि ये हमारा ट्राई स्क्वायर है। ये वाला ये वाला एज ट्राई स्क्वायर का बिल्कुल फ्लैट होता है, तो हम लोग सामने जो वर्क पीस है उसकी फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं। इमेज की सहायता से उसका काम याद रखने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब इसका तीसरा काम क्या है, अब स्क्वायर ये स्केल की तरह भी काम कर सकता है। अब इस तरह का ये बना हुआ है, मतलब ट्राई स्क्वायर कैसा है हमारा, ऐसा है, तो इसको रख के हम किसी वर्क पीस पे लाइन भी खींच सकते हैं एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री है ट्राई स्क्वायर में, तो हम लोग रख के 90 डिग्री के एंगल पे लाइन भी खींच सकते हैं। वर्क पीस पे रखा, 90 डिग्री पे लाइन खींच दिया, यही लिखा हुआ है, वर्क पीस के एजेस पर 90 डिग्री एंगल पे लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये तीन उपयोग हो गए ट्राई स्क्वायर के, ठीक है। अब अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है कैलिपर। कैलिपर क्या होता है, कैलिपर दो तरह का होता है। ये है आउटसाइड कैलिपर, मतलब किसी भी वर्क पीस के आउटसाइड की डायमेंशन को मेजर करने के लिए, ये इस वर्क पीस के आउटसाइड से डायमेंशन को मेजर कर रहा है, और ये इस वर्क पीस के इनसाइड से डायमेंशन को मेजर कर रहा है। ये आउटसाइड कैलिपर हो गया, ये इनसाइड कैलिपर हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अब ये दो तरह के होते हैं, ये फर्म जॉइंट कैलिपर है। फर्म जॉइंट मतलब यहाँ पे एक हिंज लगा के इसको जॉइंट किया हुआ है, और ये है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, यहाँ एक स्प्रिंग बनाया हुआ है। फर्म जॉइंट में क्या होगा, ये दोनों लेग्स को आप इधर इधर खींचेंगे, तो जहाँ खींचेंगे वो वहीं रह जाएगा, वापस नहीं आएगा। अगर यहाँ पे वर्क पीस है नहीं तो भी, स्प्रिंग जॉइंट में क्या होगा, इसमें वर्क पीस रखेंगे और इसको खींचेंगे, तो एक वर्क पीस पे स्टिक करेगा, वर्क पीस हटाएंगे तो ये स्प्रिंग टेंशन की वजह से वापस आ जाएगा, ये स्प्रिंग टेंशन की वजह से वापस नहीं आएगा अगर यहाँ पे वर्क पीस नहीं है तो भी। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है डायरेक्टली, इसका एक इमेज दे दिया, अब बोला कि ये कौन से टाइप का कैलिपर है, तो आपको बताना होगा ये इनसाइड स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। ये इनसाइड का कैलिपर है, स्प्रिंग जॉइंट है, तो हो गया इनसाइड स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, ठीक है। सिंपल है। अब इसका उपयोग कैसे किया जा, क्या उपयोग है इसका, इसका उपयोग ये है कि इस वर्क पीस का, सपोज मुझे चाहिए कि ये कितना थिक है, ठीक है, तो यहाँ पे स्केल ना लगा के हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, इस कैलिपर का, इस कैलिपर का उपयोग किया यहाँ पे, और इसको वापस से ले जाके बाद में, ये जैसे स्टील रूल है, इस कैलिपर को ऐसे यहाँ पे रख दिया तो पता चल जाएगा कि ये कितना है डायमेंशन। वैसे ही इसका ये वाला सरफे ये दोनों सरफेसेस के बीच में क्या डिस्टेंस है देखने के लिए, इस कैलिपर पे यहाँ लगाया, उस कैलिपर को इसी कंडीशन में उठा के यहाँ पर रख दिया। ये स्प्रिंग कैलिपर है, इसको मैंने ऐसा बताया कि ये यहाँ से वर्क पीस हटा देने पे वापस आ जाएगा, लेकिन ये लॉकिंग स्क्रू है, इस लॉकिंग स्क्रू को टाइट कर देने पे ये स्प्रिंग जॉइंट इसको वापस नहीं खींच पाएगा। मतलब अगर ये ब्लॉक है, इसका मुझे ये वाला डायमेंशन लेना है, यहाँ पे मैंने स्प्रिंग टेंशन वाला स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर लगा दिया, और ये लॉकिंग स्क्रू को टाइट कर दिया, तो ये वर्क पीस को हटा देने के बाद भी ये स्प्रिंग टेंशन से वापस नहीं आएगा, और उसको फिर स्टील रूल पे ऐसे रख के यहाँ के इनसाइड का ये जो डाया है या जो ये दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस है वो हम मेजर कर सकते हैं स्टील रूल पे रख के। मतलब कैलिपर का उपयोग हम स्टील रूल के साथ ही करेंगे, अलग से नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका उपयोग ऑब्जेक्ट से मेजरमेंट को स्टील रूल तक, और स्टील रूल से मेजरमेंट को ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर मैंने बोला कि एक इतना डाया का या इतना विड्थ का एक मुझे ब्लॉक बनाना है,
तो क्या कर सकते, कैलिपर का क्या काम है, स्टील रूल में जाएंगे, कैलिपर दो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर बोला मैंने, कैलिपर से 5 सेंटीमीटर इस स्टील रूल में मेजर किया, 5 सेंटीमीटर स्टील रूल में मेजर किया, और फिर उस ब्लॉक में, ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा होगा, कैलिपर को यहाँ रखा ऐसे, बोला कि यहाँ तक कट कर दो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये कैलिपर का उपयोग हो गया। अब एक होता है जेनी कैलिपर, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो फोटो है वो आप लोग याद रखेंगे। जेनी कैलिपर में क्या होता है, एक बेंट लेग होता है। बेंट लेग मतलब एक साइड ये फिक्स होता है और एक साइड ये डिवाइडर का पॉइंट होता है। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे आप लोग पेंसिल लगा सकते हैं, इससे क्या होगा, ये स्लाइड करेगा, ये वाला जो है ना, ये पार्ट स्लाइड कर सकता है। तो मतलब इस एज के पैरेलल मुझे लाइन खींचना है, तो यहाँ पे ये स्लाइड करते रहेगा, ये बेंट लेग वाला जो पार्ट है वो यहाँ फिक्स ऐसे टच रहता है और आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। ठीक है, इस एज के पैरेलल मुझे अगर लाइन खींचनी है वर्क पीस पे, तो मैं लाइन खींच सकता हूँ जेनी कैलिपर की सहायता से। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। वर्क पीस के आउटसाइड एंड इनसाइड एजेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, आउटसाइड एज है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जेनी कैलिपर का। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इस फोटो को ध्यान देंगे, और इसके एजेस पे के पैरेलल लाइन खींची जा सकती है, वो भी आप लोग याद रखेंगे। फोटो को ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल याद रहेगा। अब इस फोटो को देखिए, इसमें क्या है, ये एज बेंट लेग है, ये यहाँ पे ऐसे टच किया हुआ है। अब इसको हम लोग ऐसे यहाँ से लेके ऐसे पूरा घुमा देंगे, तो ये लेग ऐसे 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 जैसे एजेस पे घूमेगा, और ये जो पेंसिल है वो पूरा ऐसे लाइन बना देगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, ये कर्व्ड एजेस पे भी लाइन बनाया जा सकता है। कर्व्ड एजेस जो है ना, उसके पैरेलल भी वर्क पीस पे लाइन बनाना हो तो जेनी कैलिपर का उपयोग किया जा सकता है। कैसे कैसे किया जा सकता है वो आप फोटो से बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अब अगला पॉइंट है, अगला मेजरिंग टूल है डिवाइडर। डिवाइडर का क्या उपयोग है, हम लोग स्कूल में यूज किए हैं, सर्कल बनाने के लिए डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। और कैसे उपयोग करते हैं इसका, स्टील रूल होता है, स्केल होता है। सर्कल मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का बनाना है, तो डिवाइडर का 1.0 पे रखते हैं, 1.5 सेंटीमीटर पे रखते हैं। और फिर सर डिवाइडर का जो मेटल वाला जो पॉइंट होता है, और एक लेग पे उसके मेटेलिक होता है, और एक लेग पे पेंसिल लगा दी जाती है। मेटेलिक लेग को यहाँ रखते हैं और पेंसिल की सहायता से उसे घुमा देते हैं। मतलब स्टील रूल के साथ ही डिवाइडर का उपयोग किया जाता है सर्कल वगैरह बनाने के लिए। अब इसका साइज क्या होता है डिवाइडर का, तो ये है साइज। साइज क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम रोलर एंड लेग पॉइंट। फल्क्रम रोलर कौन सा है, ये रहा यहाँ पे, और लेग पॉइंट ये रहा लेग पॉइंट। तो ये है साइज। मतलब हम अगर बोलेंगे कि डिवाइडर को, कि हमें 10 सेंटीमीटर का डिवाइडर चाहिए, या 15 सेंटीमीटर का डिवाइडर चाहिए, 5 सेंटीमीटर का डिवाइडर चाहिए। 5 सेंटीमीटर का डिवाइडर मतलब क्या, 5 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, ये फल्क्रम रोलर से लेके लेग तक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना है डिवाइडर के जो पार्ट्स हैं वो ध्यान रखने हैं। फल्क्रम रोलर ये है, ये बॉल है, ये नर नट है, ये इसी नट की सहायता से, अगर ये स्प्रिंग जॉइंट वाला हो तो उसको टाइट कर सकते हैं। ये वॉशर है, ये लेग है, स्प्रिंग है, ये पेग है, ये सब याद रखेंगे। ठीक है, और प्रिकॉशन ये देखना है इसमें कि दोनों लेग का लेंथ जो है वो बराबर होना चाहिए। हमने स्कूल में देखा है, जैसे पेंसिल एक साइड का यहाँ मेटल वाला रहता है, एक साइड पेंसिल रहता है। पेंसिल वाला जैसे ही छोटा होता है, हम लोग उसको नर नट को खोल के पेंसिल को आगे बढ़ाते हैं, और बिल्कुल उसको फ्लैट सरफेस पर रख के देखते हैं कि दोनों की लेंथ बराबर है कि नहीं। अब ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल शार्प होना चाहिए, लेग पॉइंट, जो मेटेलिक लेग पॉइंट है ये बिल्कुल शार्प होना चाहिए। शार्प नहीं है तो क्या करेंगे, उसको ग्राइंडर से नहीं घिस देंगे। ग्राइंडर से घिसने से क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो सॉफ्ट हो जाएगा। हमको सॉफ्ट नहीं, उसको हार्ड रखना है। तो उसको कैसे करते हैं, ऑयल स्टोन से फ्रिक्वेंटली उसको शार्प नहीं किया जाता। ऑयल स्टोन एक टाइप का पत्थर होता है जिसकी वजह से उस पॉइंट को हम लोग शार्प कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डिवाइडर। अब नेक्स्ट मेजरिंग टूल पे चलते हैं, सरफेस गेज। सरफेस गेज का काम क्या है, डेटम सरफेस के पैरेलल लाइन खींचना। कैसे, ये देखिए, ये है मान लीजिए डेटम सरफेस। डेटम सरफेस मतलब एक सरफेस है, मान लीजिए ये एक वर्क सरफेस है, मतलब एक टेबल है जिसके ऊपर रख के हम लोग वर्क पीस बना रहे हैं। अब इस टेबल के पैरेलल मेरे को लाइन खींचना है बिल्कुल, तो इसका यूज किया जाता है। ये है पूरा पार्ट, ये है, इसको बोलते हैं सरफेस गेज। समझ में आया। अब ये सरफेस गेज दो तरह का होता है। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा हम लोग को क्योंकि टॉपिक लंबा है, और
बहुत ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो सरफेस गेज के पार्ट्स फिर से ये आप देख लेंगे यहाँ पर। ये स्पिंडल है, ये बेस है, ये नट है, ये स्क्राइबर है। स्क्राइबर क्या काम करता है, आगे स्क्राइबर भी है अलग से, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये स्नग है, डेटम सरफेस के पैरेलल लाइन खींचता है, जैसा हमने दिखाया भी मैंने। जॉब को डेटम सरफेस के पैरेलल सेट करने के लिए, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक डेटम सरफेस है ऐसा, वर्क सरफेस या टेबल, इसको वर्क पीस को एकदम इसके पैरेलल सेट करना है, मतलब कि एकदम ये लाइन के पैरेलल होना चाहिए इसका वर्क पीस का ऊपर वाला। ये क्या करेगा, ये पॉइंट को यहाँ पे, ये जो स्क्राइबर है इसको ऐसे ऐसे रोल कर देंगे, इसके ऊपर ऐसे आगे पीछे कर देंगे। देखेंगे स्क्राइबर जहाँ से नहीं, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ है ये वर्क पीस, वर्क पीस मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ है, स्क्राइबर को आगे पीछे कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाके स्क्राइबर आगे नहीं बढ़ेगा या फिर थोड़ा सा ऊपर मूव करने लगेगा, तो समझ में आ जाएगा कि वर्क पीस पैरेलल नहीं है। इसको पैरेलल सेट करने के लिए भी स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है, इसका सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है। जॉब की हाइट और पैरेललिज्म को चेक करने के लिए, अब जॉब की हाइट कैसे चेक हो सकती है, यहाँ टेबल है, ये जॉब है, जॉब कितना हाइट पे है पता नहीं, टेबल पे रखा हुआ है। अब ये वाला लेंथ, इसको इसको ऊपर रखे, इसको, ये नट नट है, ये नट की सहायता से ऊपर नीचे होता है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पोर्शन ऊपर नीचे हो सकता है। ये नट को अनलॉक किए, इस वर्कपीस के ऊपर रखे, जहाँ पे जाके सेट हुआ, ये वाला हाइट स्टील रूल की सहायता से मेजर कर लिए, या फिर इस पे भी ग्रेजुएशन होते हैं उसको देख लिए, तो इसकी हाइट पता चल गई। अब दो तरह के होते हैं ये, एक होता है फिक्स्ड सरफेस गेज, तो ये हैवी बेस के साथ आता है, इसका बेस हैवी होता है, एक जगह फिक्स रहता है। अब यूनिवर्सल, एक होता है यूनिवर्सल, उसको कहीं पे भी फिट किया जा सकता है। ठीक है, ये है। अब इसके जो पार्ट्स है उसके बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे ये है गाइड पिन, ये है रॉकर आर्म, ये है स्पिंडल, ये है क्लैंपिंग नट, ये है स्नग, ये स्क्राइबर, ये एडजस्टमेंट, ये स्क्रू बेस। ये कहीं पे भी सेट किया जा सकता है, और इसके पार्ट्स को याद याद रखेंगे आप। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसको देखिएगा, गाइड पिन, ये पार्ट ये दो बार क्वेश्चन में प्रीवियस एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब होता है स्क्राइबर। स्क्राइबर का काम है किसी वर्क पीस में, जैसे ये मेरे पास कोई मेटल शीट है, बड़ा सा कोई टुकड़ा है जिससे मुझे इसको कट करके निकालना है। सबसे पहले मुझे मार्किंग करनी होगी मेजरमेंट करके, तो मार्किंग कौन करेगा, ये स्क्राइबर करेगा। ठीक है, इसकी मार्किंग की जाती है। अब मार्किंग किससे की जाती है, ये स्क्राइबर से की जाती है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे आके घिसेगा, बार बार घिसेगा, बार बार घिसेगा, तो ये वियर हो सकता है। अब वियर को अवॉइड करने के लिए इसका टिप को ना हार्ड बनाया जाता है। हार्ड कैसे बनाया जाता है, हाई कार्बन स्टील से बना दिया जाता है। हाई कार्बन स्टील मतलब उसका हार्डनेस बहुत ज्यादा होगा, तो ये जो पॉइंट है वो घिसेगा नहीं। और इसका पॉइंट जो है ना बहुत ही शार्प होता है, तो इसका उपयोग ना होने के पर इसको कॉर्क से, एक कॉर्क होता है जैसे चिड़िया वाला जो कॉर्क होता है ना, बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं, उसका शटल का जो कॉर्क होता है ना, उससे इसको ढक के तभी रखा जाता है, क्योंकि ये जो टिप है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके भी पार्ट्स का हम देख लीजिए। ये स्ट्रेट पॉइंट है, ये पॉइंट बोलते हैं इसको। ये ग्रिप है, यहाँ पे पकड़ते हैं, और ये बेंट पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है कि सीधा ऐसे भी इस पॉइंट का भी उपयोग किया जा सकता है मार्किंग के लिए, और इस पॉइंट का भी उपयोग किया जा सकता है मार्किंग के लिए। तो इसके पार्ट्स के बारे में हम ध्यान देंगे, बिल्कुल सिंपल है, इसका उपयोग वर्क पीस में मार्किंग के लिए किया जाता है। अब हम लोग हैंड टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। हैंड टूल्स मतलब जैसे हथौड़ा हो गया, चीजल चीजल मतलब छेनी हो गया, पंचेज हो गया, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। हैंड टूल्स जिसको हाथ से इस्तेमाल किया जाता है ठोकने के लिए, या फिर कुछ छेद करने के लिए, या कटिंग करने के लिए, तो सबसे पहला उसमें से आता है पंच। पंच क्या होता है, किसी वर्क पीस में होल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो, जैसे ये वर्क पीस है, वर्क पीस में होल करना है, तो पंच का उपयोग कर दिए, ठोक दिए पूरा आर पार, तो ये होल हो गया। लेकिन पंच के उसके अलावा भी कई तरह से उपयोग किए जा सकते हैं, हम लोग देखते हैं उसको एक एक करके। ठीक है, इसी में लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क पीस में या तो होल करने के लिए, या तो इम्प्रेशन मार्किंग करने के लिए। इम्प्रेशन मार्किंग करने के लिए कैसे, जैसे स्क्राइबर का उपयोग किया गया, स्क्राइबर का उपयोग किया गया हल्की सी मार्किंग करने के लिए, तो स्क्राइबर बिल्कुल हल्का मार्क बनाएगा, जैसे ऐसा दिखाएगा। अब पंच का उपयोग क्या करके फिर इस लाइन को और गाढ़ा कर दिया जाता है, पंच हल्का हल्का ठोक ठोक के ठोक ठोक के ठोक ठोक के
इस लाइन को गाढ़ा किया जा सकता है ताकि वो क्लियरली दिखाई दे। तो वो भी एक पंच का उपयोग है, एक होल करना और एक इंप्रेशन मार्किंग करना, दो अलग अलग तरह का इसका उपयोग है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पोजीशन इसमें कुछ खास देखने लायक नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल नोटिस करने लायक चीज़ होगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा। सबसे पहला टाइप का जो पंच है उसको बोलते हैं प्रिक पंच। इसका काम क्या है? इसका काम भी वही है जो मैंने आपको अभी बताया, स्क्राइबर से जो लाइन खींची हुई है मार्किंग लाइन, उसको गाढ़ा करने के लिए, ताकि एकदम क्लियरली विजिबल हो। ठोक ठोक के पंच की, यहाँ ठोके एक बार, यहाँ ठोके, यहाँ ठोके, यहाँ ठोके, यहाँ ठोके, एकदम बगल बगल में ठोकते जाएंगे तो ये जो लाइन है स्क्राइबर से बनाई हुई बिल्कुल गाढ़ी दिखने लगेगी। ठीक है, ये हो गया प्रिक पंच। याद रखेंगे प्रिक पंच का क्या काम है। तीन चार टाइप के पंच है, सबका काम अलग अलग है, उसको याद रखेंगे आप लोग। और इसका एंगल, प्रिक पंच का एंगल जो है 60 से 90 30 से 60 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कभी कभी। 30 से 60 डिग्री होता है प्रिक पंच का एंगल। पंच का एंगल मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसका एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री से 60 डिग्री। ठीक है, इतना होता है। और जो सेंटर पंच है उससे ये नैरो होता है, सेंटर पंच और थोड़ा सा ऐसे फैला होता है। सेंटर पंच हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये एंगल को याद रखेंगे आप, और सेंटर पंच से ये नैरो है वो भी याद रखेंगे। और इसका काम क्या है वो तो मैंने बता दिया, और यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। सेंटर पंच, सेंटर पंच का काम क्या है? जो प्रिक पंच से लाइन बनाई है उसको और गाढ़ा करने के लिए, सबसे पहले मतलब कि ये वर्क पीस है, यहाँ पे लाइन बनाए स्क्राइबर से, फिर उसको प्रिक पंच से थोड़ा सा गहरा किए, सेंटर पंच से उसको और गहरा कर रहे हैं। एक ये काम हो गया। और उसके अलावा सपोज यहाँ पे मेरे को ड्रिलिंग करना है, यहाँ पे ड्रिल करके इसको छेद करना है। तो ड्रिल करने के लिए क्या, ड्रिल मशीन डायरेक्ट यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो ड्रिल मशीन इधर उधर इधर उधर छिटकने लगता है। ड्रिल अपने हाथ से कभी करके देखना, ऐसा होता है, ड्रिल इधर उधर छिटकने लगता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसको एक छोटा सा गड्ढा प्रोवाइड करना होता है, ताकि ड्रिल का जो बिट है वो यहाँ पे स्टिक करे और उसको छेद करे। तो ये गड्ढा बनाने के लिए सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है, ये कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। होल पोजीशन विथ हैवी सेंटर पंच, होल पोजिशनिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है, और ड्रिलिंग को इजी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया सेंटर पंच। अब एक सॉलिड पंच, तो सॉलिड पंच क्या काम करता है? सॉलिड पंच ये काम करता है कि ये एक वर्क पीस है मेटल का, मेटल शीट बोल लो, उसमें होल करना है, तो ये काम करता है सॉलिड पंच। ये सॉलिड होता है, अंदर से हॉलो नहीं होता है, सॉलिड होता है। आगे हॉलो पंच भी आएगा। हार्ड वुड इन ये मेटल शीट पे भी ये छेद कर देता है, सॉलिड पंच। अब हॉलो पंच, हॉलो पंच क्या काम करता है? पतली मेटल शीट, एकदम पतली मेटल शीट जो रहेगी उस पे, या लेदर की शीट या फिर प्लास्टिक की शीट में होल करने के लिए हॉलो पंच का उपयोग किया जाता है। ये अंदर से हॉलो होता है। ठीक है, और ये पतली मेटल शीट पे उपयोग किया जाता है या फिर प्लास्टिक की शीट में, तो हॉलो होने के बाद भी ये छेद कर देता है। ठीक है, ये है अपना हैमर। हैमर भी आगे आएगा और पढ़ेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने की चीज ये है कि जो गैस्केट होते हैं, जैसे सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच में एक गैस्केट होता है, कि लीकेज को अरेस्ट करने के लिए, या फिर बोलना चाहिए कि उसको एकदम सील करने के लिए, वो गैस्केट, सील, स्क्रैपर, हॉलो पंच इसकी सहायता से बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गैस्केट जो रहता है वो कभी पेपर का भी आता है, कभी और किसी मटेरियल का भी आता है, पतला होता है बिल्कुल, और उसमें छेद करना होता है ताकि ब्लॉक और हेड के नट्स उस पास हो सकें। तो उसमें छेद करने के लिए हॉलो पंच का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे। डायरेक्टली पूछेगा कि गैस्केट में जो छिद्र है वो किस तरह से बनाए जाते हैं, किस उपकरण से, किस टूल से बनाए जाते हैं, तो हॉलो पंच से बनाए जाते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगली बढ़ते हैं। अब पांचवा टाइप का पंच है पिन पंच। पिन पंच क्या होता है? जैसे ये कोई वर्क पीस है, उसमें यहाँ पे कुछ नट वगैरह लगा हुआ था जो कि निकल नहीं रहा है, तो ये पंच है, पंच को लगाए ठोक दिए तो ये नट यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो वही लॉकिंग पिन, डॉवेल या रिवेट को होल से बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग, अलग अलग तरह के पंच का क्या क्या उपयोग है ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। सबसे पहला प्रिक पंच था। प्रिक पंच का काम था स्क्राइबर से जो मार्किंग की है उसको गाढ़ा करने के लिए। उसका एंगल था 30 से 60 डिग्री, उसका पॉइंट एंगल। ठीक है, इसको आपने देखेंगे यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रिक पंच के लिए 30 से 60, 60 से 30, 30 से 60 इसके बीच में होता है, जो कि नैरो होता है सेंटर पंच से। अब अगला है सेंटर पंच। सेंटर पंच क्या करता है? प्रिक पंच से जो लाइन, स्क्राइबर की लाइन को प्रिक पंच से थोड़ा गाढ़ा किया गया, उसको और गाढ़ा करना है तो सेंटर पंच का उपयोग कर लिया जाता है।
और सेंटर की मार्किंग की जाती है, और ड्रिल करने के लिए उसको ड्रिल मशीन को एक छोटा सा पॉइंट प्रोवाइड किया जा सकता है, ड्रिल इधर उधर छिटके ना। ये हो गया सेंटर पंच का काम। इसका पॉइंट एंगल देखिए 90 डिग्री होता है, जो कि वाइडर है प्रिक पंच से। ये याद रखेंगे, पॉइंट एंगल कभी कभी पूछता है। सॉलिड पंच मेटल की शीट में छेद करने के लिए, जो थिक मेटल की शीट है, जैसे इतनी थिक है मेटल की शीट, इसमें छेद करना है तो इसका उपयोग करना होगा सॉलिड पंच का। हॉलो पंच का उपयोग क्या है? जब पतली मेटल शीट रहेगी उसमें छेद करने के लिए, या फिर लेदर की शीट, प्लास्टिक की शीट में छेद करने के लिए हॉलो पंच का उपयोग किया जाएगा। इसी से गैसकेट, सील्स, स्पेसर्स बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ब्रिक पंच तो वो लॉकिंग पिंस, डॉवेल्स और रिवेट्स को होल से बाहर निकालने के लिए पिन को जो पिन पंच है उसको यहाँ रख के हैमर से ठोक दिए, जो भी अंदर फंसा वो बाहर निकल जाएगा। अगला अपना हैंड टूल है चिजेल। चिजेल यानी कि छेनी। छेनी का क्या उपयोग होता है? चिपिंग करने के लिए। लिखा हुआ है चिपिंग करना। चिपिंग करने का क्या मतलब है? ये जैसे ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे कुछ एक्सेस मेटल जमा हुआ है, उसको हमको ठोक ठोक के निकालना है यहाँ से, तो उसमें चीजेल का उपयोग किया जाता है। एक्सेस मेटल को रिमूव करने के लिए चीजेल का उपयोग किया जाता है। और कास्टिंग और वेल्डिंग के बाद क्या होता है, कास्टिंग जो कास्टिंग प्रोसेस करते हैं और वेल्डिंग का काम करते हैं, जैसे हम लोग वेल्डिंग करते हैं कहीं पे थोड़ा सा ऊपर ना कुछ पार्ट जमा हो जाता है, तो उसको भी चिप करके हटाना होता है, तो उसमें भी चीजल का उपयोग किया जाता है। तो ये दो चीज हो गए चीजल के उपयोग। अब चीजल को क्या हमेशा क्या करना है, उसका काम क्या है? मेटल के पार्ट को ठोकते रहना, जैसे ये है। अब चीजल के देख लीजिएगा, ये पार्ट्स हैं, ये हेड है, ये पॉइंट है, ये बॉडी है, ये तीन पार्ट होते हैं चीजल के। अब चीजल के जो पॉइंट है उसको हमेशा किसी और दूसरे मेटल से साथ कांटेक्ट में रहना है और ठोकते रहना है। इधर से इसको हैमर से ठोकेंगे तो ये पॉइंट जो है बहुत ही हार्ड होना चाहिए। ये अगर हार्ड नहीं होगा ना तुरंत टूट जाएगा। ये हार्ड होना चाहिए। तो उस हार्डनेस को प्रोवाइड करने के लिए इसका जो निर्माण है, चीजल का निर्माण, ये हाई कार्बन स्टील से या क्रोम वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है, ताकि ये जो चीजल है एकदम हार्ड रहे, ताकि किसी भी मेटल को अगर चिप करके एक्स्ट्रा मेटल को निकालना होगा तो वो ये काम कर सके। अगर हार्ड नहीं होगा तो वो काम कर ही नहीं पाएगा, बेंड हो जाएगा। अब इसका जो कटिंग एज है उसकी हार्डनिंग की जाती है। एक हीट ट्रीटमेंट मेथड है जिसके सहायता से इसके टिप को और हार्ड बनाया जाता है। वो मैं आपको हार्डनिंग, टेम्परिंग, ये सब एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया इसका क्या काम क्या है, और इसका टिप किससे बना होता है, इसका जो बॉडी किससे बना होता है। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो या तो हेक्सागोनल होता है या ऑक्टागोनल होता है। ठीक है। अब चीजल कई टाइप के होते हैं। दो तरह का मैं आपको दो तरह की चीजल आप ऊपर देख सकते हैं। फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल कैसा होता है? बिल्कुल अ, जैसे ये है फ्लैट चीजल। ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैट है। किसी भी सरफेस में कोई एक्सेस मटेरियल है तो उसको ठोक के निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैट चीजल। अब एक होता है क्रॉस कट चीजल। ये वाला जो एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल दिख रहा है, ये जो उसका कटिंग एज है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे क्रॉस कट चीजल। दोनों का अलग अलग तरह का उपयोग है। फ्लैट चीजल, ये हाफ राउंड चीजल है, ये अलग है। फ्लैट चीजल क्या करता है? फ्लैट सरफेस से एक्स्ट्रा मेटल रिमूव करने के लिए तथा वेल्डिंग कास्टिंग से एक्स्ट्रा मेटल को चिप करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लैट चीजल जो ऊपर हमने देखा बिल्कुल जो फ्लैट था जिसका कटिंग एज। क्रॉस कट चीजल क्या होता है? क्रॉस कट चीजल जैसे ये वाला देखिए, ये हाफ राउंड चीजल है, लेकिन इसी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं ये हाफ राउंड चीजल क्या कर रहा है, ये ग्रूव्स ऐसा 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 जिगजैग बना रहा है। क्रॉस कट चीजल क्या करेगा? ये वर्क पीस है, उसमें एकदम सीधा ग्रूव बनाना होगा ना, जैसे ये वाला ग्रूव जो है जिगजैग है, ये ग्रूव एकदम सीधा होगा ना, तो वो बनेगा क्रॉस कट चीजल से। ठीक है, लिखा लिखा हुआ है कीवेज, ग्रूव्स एंड स्लॉट्स कट करने के लिए क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। ये दो तरह की चीजल हो गई। अब तीसरा टाइप का चीजल है हाफ राउंड चीजल, हाफ राउंड नोज चीजल। ये देखिए, ये है हाफ राउंड नोज चीजल, लिखा हुआ है। इसका काम क्या है? कर्व्ड ग्रूव्स बनाने के लिए। जैसे जिगजैग बोला ना, ये कर्व है, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा, एक्चुअली कर्व्ड है। कर्व्ड ग्रूव्स, और ऑयल को पास होने के लिए जो ग्रूव बनाए जा सकते हैं, कर्व्ड ग्रूव्स, वो हाफ राउंड चीजों से बनाए जा सकते हैं।
ठीक है, ये याद रखिएगा, ये फ्लैट चीजल और क्रॉस कट चीजल नहीं है, ये हाफ राउंड चीजल है। फ्लैट चीजल ऊपर था, तो ऊपर की फोटो में मैंने आपको दिखाया। और डायमंड पॉइंट चीजल, ये देखिए इसका पॉइंट जो है ना एकदम डायमंड टाइप का होता है। इसका काम क्या है, मटेरियल को कॉर्नर पे स्क्वायर करने के लिए। ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे, पहले किसी एग्जाम में आया हुआ है, मैंने देखा था। और ये फोटो भी याद रखेंगे, डायमंड पॉइंट चीजल, मटेरियल को कॉर्नर पे स्क्वायर करने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है। अब एक स्पेशल चीजल है, वेब चीजल इसको बोलते हैं। अब चेन ड्रिलिंग के बाद मेटल को सेपरेट करने के लिए, जैसे ये कंटिन्यूअस ड्रिलिंग किया है, यहाँ 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 यहाँ, और बीच से ये वाले पार्ट को अगर अपने को निकालना है, तो उसके लिए ये वेब चीजल का उपयोग किया जाता है। लिखा हुआ है चेन ड्रिलिंग के बाद मेटल को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब चीजल एंगल पे आते हैं, क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल क्या है, ये वाला एंगल है, जो पॉइंट है। चीजल किस तरह का, चीजल ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। क्लियरेंस एंगल क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये है, ये टेंजेंट टू सरफेस है। मान लीजिए सरफेस है, तो ये है टेंजेंट टू सरफेस। और ये पॉइंट एंगल, सॉरी, पॉइंट का लोअर फेस, ये पॉइंट है, ये वाला जो है ना, ये पॉइंट है। क्लियरेंस एंगल अल्फा या ए बोल लीजिए, ये है क्लियरेंस एंगल, मतलब टेंजेंट टू सरफेस और लोअर फेस ऑफ द पॉइंट के बीच का एंगल क्लियरेंस एंगल है। अब रैक एंगल कौन सा है, रैक एंगल ये वाला, ये पॉइंट का अपर फेस हो गया, और ये जिस वर्क सरफेस पे काम कर रहे हैं उस पे परपेंडिकुलर हो गया। तो पॉइंट के अपर फेस ये वाला, और वर्क सरफेस के नॉर्मल के बीच जो एंगल है वो रैक एंगल है। क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, जी आप यहाँ देख सकते हैं। पॉइंट एंगल, चीजल, चीजल कैसा है, ऐसा है। ये वाला एंगल जो है, चीजल इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। ये है उसका पॉइंट। पॉइंट को यहाँ से ऐसे ऐसे स्पेंड करें, ये वाला एंगल जो है ये है पॉइंट एंगल। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब ये जो, ये वाला जो है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वर्क पीस उसमें छेद होने लगेगा। और बहुत कम रहेगा तो मेटल चिप होगा ही नहीं। तो ये लिखा हुआ है, या ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना तो बहुत कम होना चाहिए। ये है चीजल के रैक एंगल्स, चीजल के एंगल्स। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हथौड़ा। अब हथौड़ा जो है हैमर, उसके क्या क्या पार्ट है सबसे पहले वो देख लीजिए। ये जो फेस है, स्ट्राइकिंग फेस, यही वाला पार्ट जो है स्ट्राइक करता है नॉर्मल काम के लिए। मान लीजिए कील ठोकना है, मेटल को ठोक के सीधा करना है मेटल शीट को, इस वाले पार्ट को बोलते हैं चीक। ये है हैंडल, ये है पीन, PEIN। पार्ट्स को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट्स। इसका आई होल और ये वेज। ये आई होल, इसी में हैमर का जो हैंडल है वो सेट होता है। वेज एक एक्स्ट्रा छोटा सा मेटल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो हैंडल है इस आई होल में अच्छी तरह से रिजिडली सेट हो, ठीक है। डायरेक्टली इसमें जो जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है। फेस जो है इसका, इसका हेड जो है वो कार्बन स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि उसमें भी हार्डनेस चाहिए, वो कार्बन स्टील हार्ड होता है, इसलिए जो इसका हेड है वो कार्बन स्टील से बनाया जाता है। और ड्रॉप फोर्जिंग की जाती है, मैं अलग जो क्लास लेने वाला हूँ उसमें ड्रॉप फोर्जिंग के बारे में भी बता दूंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए, ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। फेस पोर्शन और पिन पोर्शन को हार्डन किया जाता है, मतलब ये ठोकने वाला पोर्शन है और इसका भी ठोकने में उपयोग होता है स्ट्राइकिंग में। तो ये वो पोर्शन और ये पोर्शन को हार्ड किया जाता है अलग से, बाकी इस पूरे को बनाया जाता है हाई कार्बन स्टील से, ड्रॉप फॉर्जिंग मेथड से। लेकिन उसके बाद भी इस पोर्शन को और इस पोर्शन को हार्डन किया जाता है। और लेकिन ये चीक को ना हार्डन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है, इसका और इसका काम है स्ट्राइक करने के लिए, फेस का और पीन का, ठीक है। अब फेस का क्या काम है, इस फेस का, ये जो है इसको फेस, इसका क्या काम है, नॉर्मल स्ट्राइकिंग, नॉर्मल ठुकाई के काम करने के लिए। जैसे
किसी पंच को ठोकना है, चीजल को ठोकना है, कील ठोकना है दीवार पे, उसका काम किया जाता है इससे, इस फेस से। अब इसको ना हल्का सा कॉन्वेक्स शेप में रखते हैं, इस टाइप का। इतना ज्यादा हो गया, थोड़ा सा हल्का कॉन्वेक्स रहता है, एकदम फ्लैट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए ये फ्लैट सरफेस है, इसको मेरे को थोड़ा सा ये फ्लैट सरफेस थोड़ा सा ऐसा बेंड है, इसको मेरे को ठोक ठोक के सीधा करना है फेस से। फेस एकदम फ्लैट रहेगा ना, तो इसको ठोकूंगा ना, तो इसके जो राउंड मार्क्स हैं इसका, वो मार्किंग इस सरफेस पे आ जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको हल्का सा ऐसा सामने से कर्व दिया जाता है, ताकि ठुकाए ये ठोक के सीधा भी हो जाए और इसके जो राउंड एजेस की मार्किंग है वो सरफेस पे ना आए। ठीक है, ये पॉइंट है। आई होल एंड वेज का क्या काम है मैंने बता दिया। वेज सही से सेट करने के लिए चीक हैमर का, यहाँ जो चीक है ये वाला पार्ट, ऊपर के फोटो में आप देख सकते हैं, ये चीक यहाँ पे हैमर का वेट लिखा होता है। ठीक है। और पीन, ये वाला जो पीन वाला पार्ट है, पीन कई तरह के होते हैं, इस पार्ट को वो हम लोग देखेंगे अभी नीचे। पहले पीन, पीन का काम क्या है? फॉर्मिंग का काम, हल्का फुल्का ठुकाई वाला काम करना होता है, थोड़ा बहुत स्ट्राइकिंग करना होता है, शेपिंग, फॉर्मिंग और रिवेटिंग वाले काम के लिए आगे की फोटो में हम देख सकेंगे। अब तीन टाइप के पिन होते हैं। बॉल पिन, ये है देखना, बॉल पिन मतलब ये वाला शेप जो है बॉल की तरह का है। इसका काम क्या है? ये इससे किसी मेटल शीट पे आप स्ट्राइक करोगे ना, तो जो मेटल है चारों डायरेक्शन स्प्रेड होगा, पीछे से नीचे साइड भी जाएगा और इस साइड भी आएगा। ये 2D पेपर है, मैं इसमें ऐसा समझा सकता हूँ। मतलब यहाँ पे सपोज स्ट्राइक किया ना, तो मेटल इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। स्ट्राइक करने से पता है आपको मेटल डिफॉर्म होता है और चारों डायरेक्शन में स्प्रेड होता है, तो इससे स्ट्राइक करने पे चारों डायरेक्शन में स्प्रेड होगा। और बॉल पीन टाइप के हैबर का उपयोग रिवेट, रिवेट का जो सिलेंड्रिकल हेड है उसको रिवेट हेड बनाने के काम आता है। ये फोटो आप लोग याद रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है कि किस तरह के हैमर का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। तो बॉल पिन टाइप के हैमर का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। अब क्रॉस पिन, क्रॉस पिन मतलब हैंडल का एक्सिस है, ये वेज शेप्ड का पिन है, वेज शेप्ड ब्लंड मतलब भोथर है, इससे कुछ छेद वगैरह नहीं हो सकता है, भोथर है। ब्लंट वेज शेप्ड पिन, ये एक्सिस के, जो इसका एक्सिस है हैंडल का एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर है। देखिए ये वाला जो एज है, इसको बोलते हैं क्रॉस पीन हैमर। ये जब इससे स्ट्राइक करेंगे इस पार्ट में, तो जहां स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ स्ट्राइक हुआ, तो लाइन ऑफ स्ट्राइक के आसपास ही मेटल का स्प्रेड होता है। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ स्ट्राइक, मेटल जैसे यहाँ पे ठोका हमने, तो लाइन ऑफ स्ट्राइक ये है, तो इधर ही मेटल स्प्रेड होगा। ठीक है। अब स्ट्रेट पिन, स्ट्रेट पिन क्या होता है? ये जो देखिए इसका जो वेज शेप्ड पिन है, जो बोथर वाला ये वाला, वो एक्सिस के पैरेलल है, हैंडल एक्सिस के पैरेलल, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट पिन। अब इससे अगर किसी मेटल को ठोकता हूं मैं, तो केवल एक डायरेक्शन में मेटल स्प्रेड होगा, चारों तरफ। इसमें भी वही हुआ था, जो बॉल पिन था उसमें चारों डायरेक्शन में मेटल स्प्रेड होगा, लेकिन इससे ठोकने से केवल एक डायरेक्शन में मेटल स्प्रेड होगा, इधर, इधर। अब देखिए इसका लाइन ऑफ स्ट्राइक क्या है? लाइन ऑफ स्ट्राइक ये है, लेकिन मेटल किधर स्प्रेड हो रहा है? इधर। तो ये राइट एंगल के तरफ मेटल को स्प्रेड करता है। ठीक है, तीन टाइप का पिन हो गया। अब एक लंप होता है, लंप हैमर या क्लब हैमर। ये एकदम छोटा सा हथौड़ा होता है, जिसका हैंडल छोटा होता है और हल्का होता है, ताकि हम एक हाथ से इसका उपयोग कर सकें। तो इसका उपयोग क्या, छोटी मोटी तोड़फोड़ करने के लिए, दीवार पर कील ठोकने के लिए, या स्टील चीजल, जो नॉर्मली हमने चीजल क्या देखा, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, लेकिन जब स्टील के चीजल का उपयोग किया जाता है तब उसके साथ ये हल्का हैमर उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि स्टील चीजल के साथ लंप हैमर या फिर क्लब हैमर, छोटे वाले हैमर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्टील चीजल उतना हार्ड नहीं होगा, उतना स्ट्रेंथ नहीं होगा उसमें, बड़ा वाला हैमर से मारेंगे टूट जाएगा। मैलेट क्या होता है? मैलेट मेटल का हैमर नहीं होता है, उसका जो हेड पार्ट है वो मेटल का नहीं बना होता है, बल्कि हार्ड रबर का बना हो सकता है, कॉपर, ब्रास। हाँ, मेटल का भी हो सकता है, कॉपर, ब्रास, लेकिन इसको हम लोग सॉफ्ट कॉपर, सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। मैलेट मतलब सॉफ्ट हैमर। तो कॉपर एक सॉफ्ट मेटल है, ब्रास एक सॉफ्ट मेटल है, लेड, या फिर मोस्टली जो मैलेट है वो वुड का बना होता है, लकड़ी का मोस्टली मैलेट बना होता है। किसी शीट, हल्का फुल्का शीट है, एकदम पतला शीट है, मान लो यहाँ पे डिफॉर्म हो रखा है, उसको सीधा करना है ठोक के, तो यहाँ पे कौन से हैमर से यूज करेंगे? मैलेट, यानी कि वुडन हैमर से इसको ठोक के सीधा करेंगे। तो हल्का फुल्के ठोकने काम का आता है ये। स्क्रू ड्राइवर,
स्क्रू ड्राइवर क्या होता है पता ही है। स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को खोलना या फिर टाइट करना, दोनों का काम किया जा सकता है। ये वाला जो पार्ट है इसको ब्लेड बोलते हैं, ये वाला पार्ट। ये टिप है, विड्थ ऑफ टिप। तो इसका स्पेसिफिकेशन, जैसे कि हम लोग ने बात किया कि ट्राई स्क्वायर को उसकी ब्लेड की लेंथ से स्पेसिफाई किया जाता है, वैसे ही और स्केल को उसकी लेंथ से भी स्पेसिफाई किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखो तो जो स्क्रू ड्राइवर है उसको ब्लेड की लेंथ से, स्क्वायर ब्लेड, ये स्क्वायर ब्लेड है, तो राउंड ब्लेड भी आता है, आगे पे देखते हैं। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन, मतलब हम लोग अगर दुकानदार से मांगेंगे या फिर काम करने के लिए यूज कर रहे हैं तो कैसे इसको स्पेसिफाई करेंगे। वो 50 सेंटीमीटर वाला जो स्क्रू ड्राइवर है उसको लेके आना, वो 25 सेंटीमीटर वाला स्क्रू ड्राइवर है उसको लेके आना। 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर क्या है, ये जो है वो इस ब्लेड का लेंथ है। ठीक है, इसी से इसको स्पेसिफाई किया जाता है। और एक और स्पेसिफिकेशन किया जा सकता है, विड्थ ऑफ टिप। तो जो टिप का विड्थ है ना, इससे भी इसको स्पेसिफाई किया जाता है कभी कभी। ठीक है, मेनली ब्लेड की लेंथ से। अब दो टाइप के स्क्रू ड्राइवर होते हैं, और उन दो को भी अलग अलग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर का सबसे पहला है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। इसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है, ये वाला जो स्क्रू ड्राइवर है ये हैवी स्क्रू ड्राइवर है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है स्क्वायर होता है, और कारपेंटर लोग मोस्टली इसको यूज करते हैं, मतलब बहुत ही तगड़ा स्क्रू ड्राइवर है, इसलिए इसको हैवी स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। अब दूसरा है स्टैंडर्ड में ही, दूसरा है लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। ये तीन टाइप के स्क्रू ड्राइवर हैं स्टैंडर्ड में, उसमें से ये सेकंड है लाइट ड्यूटी। ये सर्कुलर होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है सर्कुलर होता है, इसमें इंसुलेशन लगा होता है। इसको मोस्टली इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं। लाइट ड्यूटी मतलब बहुत ही स्ट्रांग नहीं होता है, इलेक्ट्रिशियन इसको यूज करते हैं। एक होता है स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर, देख के लग रहा है कि छोटा सा है, जहाँ पे स्पेस कम होगा वहां इसका यूज किया जाएगा। डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, मैंने डायरेक्टली बता दिया। अब जो सेकंड टाइप का स्क्रू ड्राइवर है, जो मेजर क्लासिफिकेशन है उसमें, फर्स्ट मेजर क्लासिफिकेशन था स्टैंडर्ड, सेकंड मेजर क्लासिफिकेशन है स्पेशल टाइप का स्क्रू ड्राइवर। स्पेशल टाइप में फर्स्ट है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक स्क्रू ड्राइवर का क्या था, जो एक्सिस था उसके पैरेलल में ही वो टिप था उसका, तो डायरेक्ट खोल पा रहे थे। इसके एक्सिस के पैरेलल नहीं, एक्सिस है इसका, उसके परपेंडिकुलर है इसका जो टिप है, मतलब स्क्रू अगर यहाँ रहेगा तो भी इसको खोल सकता है, इसलिए इसको ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। देख के आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह काम करेगा। और बस इसके इमेज देख के आपको इसका नाम पता होना चाहिए, कि इमेज देख के आप इसका नाम बता सकें और एग्जाम में अगर आए तो आंसर कर सकें। एक होता है रैचेट स्क्रू ड्राइवर। रैचेट स्क्रू ड्राइवर के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको आप देख लीजिएगा, नाम पढ़ लीजिएगा, और उसका स्क्रू टू बी रन, यहाँ पे एक स्क्रू है जिसको आपको टाइट करना है, लूज करना है। नर्ल फॉर क्विक टर्निंग, ये जो है ये नर्ल होता है, मतलब यहाँ पे ग्रिपिंग प्रोवाइड की जाती है, आप ग्रिप कर सकें। रैचेट ऑपरेशन कंट्रोल, एक इसमें ऐसा मैकेनिज्म होता है, जैसे कोई भी स्क्रू को टाइट करना है, मान लीजिए एक स्क्रू है, इसको आपको टाइट करना है, तो यहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर को लगाएंगे, एक राउंड इसे घुमाए, इतना घुमाया, उसके बाद हाथ को आप रिपोजिशन करेंगे, हाथ को स्क्रू ड्राइवर से हटाएंगे और फिर से पकड़ के फिर से घुमाएंगे। या फिर क्या करेंगे, हाथ को उसी पोजीशन में स्क्रू ड्राइवर पर रखेंगे, स्क्रू ड्राइवर को नट इस स्क्रू पे लगाएंगे, एक राउंड घुमाएंगे, फिर स्क्रू ड्राइवर को स्क्रू से बाहर निकालेंगे, फिर से इसमें डालेंगे स्क्रू में, फिर से घुमाएंगे। ये दो तरीका हो सकता है नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट या लूज करने का। लेकिन रैचेट स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, रैचेट स्क्रू ड्राइवर में एक बार आपने स्क्रू में इस स्क्रू ड्राइवर को लगा दिया, उसके बाद आपको ना तो इस स्क्रू ड्राइवर को बाहर निकालना है, ना तो अपने हाथ को रिपोजिशन करना है। इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी सहायता से आप उसी जगह पे हाथ पोजीशन करके और एक बार इस स्क्रू ड्राइवर को स्क्रू में लगा के कंटिन्यूअसली इसमें रोटेशन प्रोवाइड करके टाइट कर सकते हैं इस स्क्रू ड्राइवर को, या खोल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में ही स्क्रू को टाइट करता है। अगर मान लीजिए मैं इसको टाइट कर रहा हूँ इधर, तो अगर मैं अब स्क्रू ड्राइवर को इधर घुमाऊंगा तो ये वाला पार्ट जो है ये पूरा एक्सिस घूमेगा, टिप भी घूमेगा और स्क्रू टाइट होगा। लेकिन एक राउंड टाइट करने के बाद, एक राउंड में ऐसे टाइट कर दिया, अब मैं हाथ को पूरा ऐसे कंटिन्यूस तो घुमा नहीं सकता, हाथ को रिपोजिशन करना है, लेकिन हाथ को रिपोजिशन करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे घुमाएंगे तो ये यहाँ तक घूमेगा, यहाँ तक वापस घूमेगा, ये वाला पार्ट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। वापस घुमा दिए, अब हाथ आपका सही पोजीशन में आ गया कि आप इसको वापस टाइट कर सकें, तो फिर से आप इसको इस डायरेक्शन में घुमाइए स्क्रू को टाइट करने के लिए। तो इस डायरेक्शन पे घुमाने पे पूरा स्क्रू ड्राइवर घूमेगा, मतलब स्क्रू टाइट होगा।
और अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने पे केवल इतना घूमेगा। मतलब इसको भी आपको स्क्रू से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, हाथ को भी रिपोजिशन करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है इसमें, इसको बोलते हैं रैचेट स्क्रू। इसका फोटो देख के आप इसको पहचान सकें, इतना आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने बताया वो सब यहाँ लिखा हुआ है। एक होता है फिलिप स्क्रू ड्राइवर। फिलिप स्क्रू क्या होता है, इसका हेड जो है ना, नॉर्मली हम लोग स्क्रू देखते हैं थोड़ा सा ऊपर रहता है, उठा हुआ रहता है। ये जो है ना फिलिप स्क्रू फ्लैट रहता है ऊपर से। तो इस टाइप के स्क्रू को जो ड्राइव करता है उसको रैचेट फिलिप स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। कुछ अलग नहीं है, मगर इस टाइप के स्क्रू को ड्राइव करने वाला को ड्राइवर है स्पेशल, उसको फिलिप स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, या अलग से फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं, या क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर इसका हेड, स्क्रू का हेड उठा हुआ था तो हमको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता था, क्योंकि ये हेड भी स्क्रू के जो ये पार्ट है उसको लॉक करने, स्क्रू ड्राइवर की इस पार्ट को लॉक करने का काम करता था। लेकिन ये जो अगर फ्लैट हो गया है तो स्क्रू ड्राइवर के साथ हमें स्क्रू बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के ही इसको टाइट या लूज करना पड़ेगा। ये हो गया फिलिप टाइप का स्क्रू ड्राइवर। अब आते हैं स्पैनर के ऊपर। स्पैनर, स्पैनर कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे बना होता है, उसको हम लोग देखते हैं। स्पैनर, स्पैनर में हार्डनेस के साथ साथ स्ट्रेंथ भी चाहिए होता है। स्ट्रेंथ और हार्डनेस दो अलग अलग चीज है। हार्डनेस मतलब केवल वो मेटल हार्ड होगा, उसमें कुछ इंडेंटेशन मार्क्स नहीं आएंगे, और उसके ऊपर कुछ गिरने से या कुछ स्ट्राइक होने से उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्पैनर है इसको हमको देखिए, इसके एक पार्ट ये है, हेड है, ये शैंक है। इसको जो ये वाला पार्ट है ना, लीवरेज जो देता है उसको शैंक बोलते हैं, शैंक, SHANK। इसको हमको कंटिन्यू खींचना है। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा। तो स्पैनर को हार्ड न करके इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए लिखा हुआ है, हाई टेंसाइल स्टील से बना होता है या हाई एलॉय स्टील से बना हो सकता है। तो कभी कभी ये पूछ सकता है कि हार्डेनेड स्टील से बना हुआ है या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले स्टील से बना हुआ है। तो ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले स्टील से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इस सैंक को हमको खींचना है कंटिन्यू। कोई भी नट है उसको ऑपरेट करने के लिए, खोलने के लिए या टाइट करने के लिए। इसमें हार्डनेस के साथ साथ, बहुत ज़्यादा हार्डनेस इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हार्डनेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसका जो हेड वाला पोर्शन होगा उसकी हार्डनिंग आप कर सकते हैं, ताकि नट का जो इंडेंटेशन मार्क है वो इसकी सरफेस पे ना आए। लेकिन ये वाला जो सैंक वाला पार्ट है उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पार्ट में टेंशन बहुत सारा आएगा। तो ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ से बना होता है या अलॉय स्टील से बना होता है, ड्रॉप फोर्जिंग मेथड से बना होता है, और हीट ट्रीटमेंट किया जाता है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। हीट ट्रीटमेंट मेथड कई सारे होते हैं कि कभी कभी उससे हार्डनेस भी प्रोवाइड की जा सकती है, कभी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड की जा सकती है। हीट ट्रीटमेंट के लिए मैं एक सेपरेट टॉपिक पे इस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ड्रॉप फोर्जिंग मेथड क्या है, ड्रॉप फोर्जिंग भी उसी वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, आप देख सकते हो उसमें। अब टाइप्स ऑफ स्पैनर, स्पैनर कितने टाइप के होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली दिखाया हुआ है, 4 टाइप के होते हैं। ओपन एंड मतलब एंड खुला हुआ है, रिंग मतलब देखिए एंड पूरा बंद है, क्लोज है। ट्यूबुलर, देखिए ट्यूब है। इसको कैसे, जैसे मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खोलते हुए देखे होंगे आपने ना, ये ट्यूबुलर वाले जो स्पैनर है उससे मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खोला जा सकता है। और ये है सॉकेट टाइप का स्पैनर, ये है सॉकेट आपका। अब ये ड्राइव अटैचमेंट है, और स्लाइडिंग ऑफसेट हैंडल है, ये हैंडल है आगे पीछे स्लाइड होता है। और ये ड्राइव अटैचमेंट है, ये सॉकेट जाके उसमें लगता है और इससे घुमा घुमा के खोलते हैं। ये 4 टाइप का स्पैनर हो गया। आपको चारों का आप डायग्राम फिगर याद रखेंगे, कौन सा स्क्रू ड्राइवर, जैसे ये वाला इसका फिगर दे दिया, बोला ये कौन से टाइप का स्क्रू ड्राइवर है, सॉरी स्पैनर है, कौन से टाइप का स्पैनर है। तो आप कैपेबल होने चाहिए बताने के लिए। अब मान लीजिए इसका फोटो दे दिया, भूल दिया कौन से टाइप का स्पैनर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबुलर स्पैनर है। अब एक और बात, ये जो स्पैनर है इसके जो हेड है ना, वो पोर्शन वो थोड़ा सा ओपन रखते हैं, थोड़ा सा मतलब जैसे ये नट का पोर्शन है, इस नट में हम लोग को ये स्पैनर को लगाना है, इसका थोड़ा सा पोर्शन ओपन रहता है ताकि ये आसानी से इस नट में फिट हो सके। ये जो है थोड़ा खुला टाइप का रहता है, एकदम नट को हल्का सा ये ओपन जैसा रहता है, ताकि नट में आसानी से फिट हो सके। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पैनर के जॉस थोड़े से वाइड होते हैं ताकि आसानी से नट को पर पोजीशन की जा सके। इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला देख लीजिएगा आप लोग। ये इस सॉकेट को देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है। इसमें 12 पॉइंट डीप सॉकेट है, डीप सॉकेट मतलब थोड़ा गहरा है,
डायरेक्टली इस फिगर को देख के इसका नाम बताना होगा आपको, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये 12 पॉइंट डीप सॉकेट है, ये 6 पॉइंट डीप सॉकेट है। ये 12 पॉइंट स्टैंडर्ड सॉकेट है, ये 6 पॉइंट स्टैंडर्ड सॉकेट है। 6 पॉइंट और 12 पॉइंट कैसा हो रहा है, ये अंदर वाला है। यहाँ पे देखिए ज्यादा थ्रेड दिख रहे हैं आपको, ज्यादा स्लॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कम स्लॉट्स दिख रहे हैं। तो ये 6 पिन हो गया, ये 12 पिन हो गया। ये गहरा है इसलिए डीप, और ये भी गहरा है डीप। और ये 6 वाला और ये 12 वाला, 12 पिन वाला स्वीवल सॉकेट होता है। स्वीवल सॉकेट क्या होता है, किसी एंगल पे आपको नट, जैसे एक डीजल इंजन होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें किसी किसी एंगल पे नट रहते हैं, उसको खोलने के लिए आपको इस तरह के सॉकेट का यूज करना पड़ेगा। सॉकेट स्पैनर जो हमने अभी पढ़ा इस तरह का, उसको बोलते हैं स्वीवल सॉकेट। तो आपको ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए, ये डायग्राम से आपका इसका नाम याद रहना चाहिए। अब ये 6 पॉइंट स्वीवल सॉकेट है, देखिए इसका जो एज है 6 हो गया, यहाँ पे हेक्सागोनल है। और ये 12 पॉइंट वाला है। तो ये आपको स्वीवल सॉकेट है, इसका नाम याद रखना है। और सॉकेट हैंडल, अब लंबा सॉकेट हैंडल लगा देने से क्या होगा, सॉकेट हैंडल हम लोग यूज किए थे ऊपर, हमने फिगर में देखा है, तो जल्दी जल्दी घुमा सकते हैं। ये दो काम हो गया इसका, ठीक है। अब जब स्पैनर हम लोग किसी नट पे या किसी बोल्ट पे लगाते हैं, तो इसके दोनों जॉज जो है ये कांटेक्ट पे होना चाहिए, ताकि हम लोग ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड कर सके, ठीक है। स्पैनर यूज करने की सावधानियां क्या है, ओपन एंड या रिंग स्पैनर से हम लोग अगर नट को लूज या टाइट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग हमेशा जो शैंक है उसको पुल करेंगे, वरना स्पैनर को खींचेंगे, ना कि उसको धक्का देंगे। धक्का देने से क्या होगा, आपकी उंगलियों में चोट लग सकती है। अगर किसी कारणवश आपको धक्का देना पड़ रहा है, तो हथेली को ओपन रख के, स्पैनर को हथेली के बीच में रख के धक्का देंगे, ताकि आपके जो नकल है, उंगलियां हैं, उसको चोट ना लगे। ये सावधानी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। अब एडजस्टेबल स्पैनर, अभी तक जो हमने स्पैनर देखा वो एक फिक्स साइज का था, कि 8 नंबर वाला 8 नंबर के नट में ही लगेगा, 12 नंबर वाला 12 नंबर के नट में ही लगेगा। ये है एडजस्टेबल। एडजस्टेबल मतलब कि इसको साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। ये है मूवेबल चॉइस का, ये वाला जो पार्ट है वो इधर इधर हो सकता है। कैसे होगा, ये नर्ल है, ये वाला स्क्रू को अंगूठे से आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, उससे ये अंदर बाहर होगा। ये स्टेशनरी जो है ये यहीं पे रहेगा, ये वाला आगे पीछे होगा, ठीक है। इसके कुछ कुछ पार्ट है, ये जॉ है, ये नर्ल है, इसको पढ़ लेंगे आप। ये पिन है, यहाँ पे एक पिन रहता है, वाशर है, स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, जिधर मूवेबल जॉ है उधर ही आपको पुल करना है। देखिए जैसा इस फिगर में दिखाया है, ये मूवेबल जॉ है, ये जो मूव करेगा इसको घुमाने से, ये जो नर्ल है इसको घुमाने से। और इसको लगाने के बाद पुल किधर करना है, ये देखिए ये वाला मूवेबल जॉ है, यही इधर उधर मूव करेगा, तो इधर ही पुल करना है, ना कि उधर पुल करना है। उधर पुल करने से क्या होगा, इस पिन पे एक्स्ट्रा लोड आएगा और वो टूट सकता है, ठीक है। तो मूवेबल जॉ जिधर है उधर ही पुल करना है आपको। अब एक होता है सी स्पैनर, हुक स्पैनर, इसका फोटो देख लीजिए और इसको आइडेंटिफाई करना होगा आपको, अगर क्वेश्चन में आए तो, कि ये कौन से टाइप का स्पैनर है। तो ये सी स्पैनर है, ठीक है। तो काम क्या है, देखिए इस टाइप का अगर कुछ अरेंजमेंट है जिसको ओपन करना है, तो उसमें इसका काम होगा, इसका काम लगेगा आपको। ये सी स्पैनर, या इसको हुक स्पैनर भी बोलते हैं। अब एलन कीज, अब एलन कीज क्या होता है, एलेंकी, एलेंकी सुना होगा आपको, उसका एक्चुअल नाम है एलन कीज। इंटरनल हेक्सागोनल सॉकेट, ये देखिए सॉकेट जो है ये इंटरनल है, इसको खोलना है। जैसे फ्लैट फ्लैट सरफेस है मान लीजिए यहाँ पे, इसमें इंटरनल इंटरनल थ्रेडिंग है, इंटरनल सॉकेट लगा हुआ है, उसको खोलने के लिए इस हेक्सागोनल रिंच का यूज किया जाता है। एलन कीज बोल सकते हैं, या हेक्सागोनल सॉकेट रिंच भी बोलते हैं इसको। ये किससे बना होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्रोम वेनेडियम स्टील के बने होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डनिंग और टेम्परिंग की जाती है, क्योंकि ये हार्ड रहे, इसका जो ये वाला सरफेस है अगर हार्ड नहीं रहेगा ना, तो ये जो स्लॉट्स स्लॉट्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये इसके अंदर जाके इसको ओपन कर पा रहा है, वो कर ही नहीं पाएगा, ये घिस जाएगा बहुत जल्दी। इसकी वजह से इस सरफेस को हार्ड किया जाता है। अक्रॉस फ्लैट, इसका साइज क्या होता है, एलेंकी का साइज होता है ना, तो क्या साइज होगा उसका, अक्रॉस फ्लैट किस तरह का है, इस तरह का है। इसको क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अक्रॉस फ्लैट का जो विड्थ है वही इसकी साइज है, ठीक है। अक्रॉस फ्लैट की जो विड्थ है वही एलेंकी की साइज होगी। अब एलेंकी के साइज को किस तरह से डेजिग्नेट किया जाता है, जैसे ऐसा लिखा रहेगा, अगर E8IS3082, मतलब ये 8 mm का एलेंकी है, ठीक है, सिंपल है। अब ये पाइप रिंच है, पाइप रिंच का क्या काम होता है, पाइप को खोलना, पाइप को होल्ड करना, इस तरह का काम होता है पाइप रिंच का। इसके जो पार्ट्स हैं वो देख लीजिए आप एक एक बार फटाफट।
ये है फेसिंग टीथ, इनवर्ड फेसिंग टीथ, इनवर्ड फेसिंग टीथ है, केसिंग पाइवोटेड एंड स्प्रिंग लोडेड, हैंडल, थ्रेड, एडजस्टिंग नट, आउटवर्ड फेसिंग टीथ, इनवर्ड फेसिंग टीथ ये है, आउटवर्ड फेसिंग टीथ ये है, ये एडजस्टिंग नट है, यहाँ इसी को घुमा घुमा के इसको आगे पीछे किया जाता है, ये थ्रेड है, ये वाला पार्ट, ये जो पोर्शन है ये आगे पीछे होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये आगे पीछे होता है। कैसे होता है, इस एडजस्टिंग नट को घुमा के ये घुमाते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला पार्ट जो आगे पीछे होता है उसकी वजह से ये पार्ट आगे पीछे होता है। तो इसके पार्ट्स को आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको किस डायरेक्शन में यूज करना है वो दिखाया गया है कि हाँ, इसको इस डायरेक्शन में ही पुल करना है आपको, इसको उधर धक्का देंगे ना तो काम नहीं करेगा, या काम करेगा तो या फिर ये वाला जो है ना ये वाला पार्ट टूट सकता है। तो आपको इसको पाइप रेंज को यूज करने के लिए ध्यान देना है कि इसी डायरेक्शन में इसको पुल करना है, ठीक है। अब पाइप रेंज चार टाइप के होते हैं। सबसे पहला स्टील्सन पाइप रेंज, स्टील्सन पाइप रेंज ये वाला है, ठीक है। बहुत सारे, अब इसमें क्या है, इसको ओपन कर लिए, इस एडजस्टिंग नट से इसको आगे पीछे कर लिए, उसका साइज बड़ा कर लिए छोटा कर लिए, तो बहुत सारे डायमीटर के पाइप को होल्ड करने के लिए, ग्रिप करने के लिए, घुमाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अब क्या है, ये वाला जो सरफेस है, देखिए ये जो सरफेस यहाँ का जो सरफेस है, ये वाला सरफेस काफी रफ है, ग्रिप करने के लिए बनाया ही क्या है उसको, तो बिल्कुल रफ होगा। तो किसी पॉलिश सरफेस को इससे पकड़ेंगे ना तो उस पे इसके इंडेंटेशन मार्क्स उस पे आ जाएंगे, तो वो नहीं करना चाहिए, ये ध्यान देने की बात है। अब फुटप्रिंट पाइप रेंज होता है, एक फुटप्रिंट पाइप रेंज क्या होता है, जहाँ स्पेस की लिमिटेशन हो, जैसे इसका देखिए नोज निकला हुआ है, आप पूरा, कभी कभी स्पेस की लिमिटेशन आएगी किसी इंजन में या किसी और पार्ट में जहाँ पे आप पूरा पाइप रेंज इस टाइप वाला नहीं घुसा पाएंगे, तो इसको घुसा सकते हैं। देखिए ये सामने से एकदम पतला है, सामने से पतला है, तो ये कम स्पेस में घुस जाएगा। अब बहुत सारे एडजस्टिंग होल्स हैं इसके, अलग अलग जगह पे पिन डाल के आप इसके साइज को वेरी भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फुट प्रिंट पाइप रिंच, नाम से और उसके फिगर से आप उस पाइप रिंच को याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब भी फिगर दें एग्जाम में तो आप उसका नाम बता सकें। अब टेंशन रेंज, टेंशन रेंज क्या करता है, प्री डिटरमाइंड डिग्री ऑफ टाइटनेस तक टाइट करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। मतलब पहले से ही डिसाइड होगा कि मुझे इतना टाइट करना है, उससे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, तो ये एंगल आपको दिखा देगा कि इतना ही एंगल तक आपको टाइट करना था, तो इसमें एंगल शो होता है। तो इससे क्या होगा, नट और बोल्ट जो कि बहुत ज़्यादा टाइट ना ही होंगे और टूट जाएंगे। अब उसके बाद आता है एक टॉर्क रेंज, टॉर्क रेंज में यहाँ पे आपको टॉर्क शो कर देगा, तो एक प्री डिटरमाइंड टॉर्क तक आपको किसी नट या बोल्ट को टाइट करना है तो टॉर्क रेंज का उपयोग करें, ताकि नट बोल्ट टूटे ना। अब इसका एग्जांपल है सिलेंडर हेड का नट या फिर बुशिंग कैप, बियरिंग कैप का जो नट है वो टॉर्क रिंच से ही टाइट किया जा सकता है, ताकि बहुत ज़्यादा टाइट ना किया जाए, बहुत कम टाइट ना किया जाए। बहुत ज़्यादा टाइट करने पे टूट भी सकता है, कम टाइट करने पे वहाँ से लीकेज हो सकता है, ठीक है। अब प्लायर्स, प्लायर्स और स्निप्स दो टॉपिक बचे हुए हैं, तो प्लायर्स पे आते हैं हम लोग। सबसे पहला है प्लायर्स, प्लायर्स मतलब प्लास, हिंदी में बोलते हैं प्लास। इसका पार्ट क्या क्या है, सबसे पहले देखिए फ्लैट ग्रिप, ये पाइप ग्रिप, साइड कटर, जॉइंट कटर, हैंडल, ये पांच पार्ट है। पांचों पार्ट के नाम आप लोग याद रखेंगे। हार्डेनेड ऑब्जेक्ट को इससे कट नहीं किया जा सकता था, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को पहले से ही हार्ड करके रखा हुआ है उसको इससे कट नहीं करना है, देखिए आप सेफ्टी में पढ़ सकते हैं। और इस प्लायर को नट बोल्ट को टाइट करने लूज करने के लिए यूज नहीं करना है, क्योंकि नट बोल्ट के जो थ्रेड है, ये जो उसके स्लॉट्स है जिसमें स्पैनर इज द राइट ऑप्शन टू डू दैट जॉब, उसको इससे नहीं करना है, लिखा हुआ है। और इसका स्पेसिफिकेशन कैसे बोलेंगे कि हमको कौन सा साइज का प्लायर चाहिए, तो ये ओवरऑल लेंथ पे आता है, पूरा इसका जो लेंथ है ना इसके हिसाब से आते हैं प्लायर। तो स्पेसिफिकेशन क्या है प्लायर्स का, ओवरऑल लेंथ, ये है ओवरऑल लेंथ। जैसे 150 mm से 230 mm और भी बड़ा आता होगा, ये ओवरऑल लेंथ के अकॉर्डिंग आता है। अब इसके चार पार्ट्स हैं, किस चारों के क्या काम है। जो फ्लैट जॉ है, फ्लैट जॉ वो नॉर्मल कोई भी ग्रिपिंग का काम कर लेता है, किसी भी चीज को पकड़ लेगा। अब जैसे ये है पाइप ग्रिप, पाइप ग्रिप जो है पाइप को पकड़ लेगा, स्मॉल डायमीटर की पाइप को, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को यहाँ पकड़ लेगा। फ्लैट ग्रिप किसी भी नॉर्मल चीज को पकड़ लेगा, नॉर्मल जनरल चीज को पकड़ लेगा। पाइप ग्रिप किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को पकड़ लेगा।
साइड कटर, पाइप कटर एंड साइड कटर, ये जो है किसी सॉफ्ट वायर को कट करने के काम आ जाएगा। ये वाला जो साइड कटर ये रहा, पाइप कटर, साइड कटर जो है किसी भी सॉफ्ट वायर को कट करने के काम आ जाएगा। पाइप ग्रिप से भी कट कर, पाइप ग्रिप, पाइप कटर जो है ना, ये साइड कटर, इसको पाइप कटर से बोलते हैं। ये किसी सॉफ्ट वायर को काटने के काम आ जाएगा। जॉइंट कटर जो है वो स्टील वायर को काटने के काम आ जाएगा। ये लिखा है जॉइंट कटर, स्टील वायर को सीयर करने के काम आ जाएगा। जो हैंडल्स है, हैंडल प्रेशर अप्लाई करने के लिए काम आ जाएंगे। अब अदर टाइप के प्लायर कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये है फ्लैट नोज पिलर, इसका काम क्या है, नैरो स्ट्रिप्स को बैंड और फोल्ड करने के लिए। फिर अगला क्या है, राउंड नोज प्लायर, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है इसका काम क्या है, और इसका इमेज देख के इसका नाम बता सकते हैं। राउंड नोज प्लायर तो वायर का लूप बनाने के लिए। अब एक है स्लिप जॉइंट प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर मतलब इसको मेनली ग्रिप करने के लिए, मतलब ये देखिए यहाँ पे ग्रिपिंग टाइप का दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ग्रिप करना होगा आपको उसको। नॉर्मल ग्रिपिंग के लिए इंड कटिंग प्लायर्स, मतलब ये कट करने के लिए सीधा सीधा दिख रहा है तो यहाँ से कट सकते हैं, कट कर सकते हैं। इंटरनल सर्कलिप प्लायर, ये किसी ऑब्जेक्ट में सर्कलिप का क्या काम होता है, सर्कलिप, इंटरनल सर्कलिप का क्या काम है, सर्कलिप प्लायर का, ये किसी ऑब्जेक्ट के इंटरनल पार्ट्स में ले जाके इस सर्कलिप को सेट करने के काम आता है, ये इंटरनल सर्कलिप प्लायर। स्लिप जॉइंट प्लायर क्या है, वाइड रेंज ऑफ ओपनिंग है इसका, ये वाला नट एडजस्टेबल है, जहां भी सेट करेंगे उसके हिसाब से जॉ की ओपनिंग होगी, उसी उतना साइज का पाइप या फिर कोई भी चीज आप पकड़ सकते हैं। ये है स्लिप जॉइंट प्लायर। अब साइड कटिंग प्लायर क्या है, इस जहाँ पे स्पेस लिमिटेशन है, जैसे इसका देखिए सामने वाला नोज पतला है, स्पेस लिमिटेशन है वहाँ पे वायर को शेयर करने के लिए, तो सरफेस पे वायर को कट करने के लिए इसका काम आता है। अब क्वार्टर पिन को कट करने के लिए या उसको स्प्रेड करने के लिए भी इसका काम लिया जा सकता है। अब स्निप्स क्या है, स्निप्स इज लाइक कैंची, कैंची की तरह होता है। दो 1.2 mm तक की शीट को कट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसको हैंड शेयर भी बोलते हैं कभी कभी। ये है आपका स्निप्स, इसको हैंड शेयर भी बोलते हैं। अब स्ट्रेट स्निप्स मतलब इसका जो कटिंग एज है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। जैसे ये है कटिंग एज बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो इसका क्या काम होगा, स्ट्रेट कटिंग करेगा। या फिर लार्ज लूप्स बना सकते हैं, लार्ज एक्सटर्नल कर्व्स बना सकते हैं, इससे कटिंग कर सकते हैं। अब इसका जो स्निप्स का लेंथ होता है, स्पेसिफिकेशन होता है, वो भी ओवरऑल लेंथ के अकॉर्डिंग ही होता है, जैसा कि हमने प्लायर्स का देखा, स्निप्स का भी वैसे ही होता है, स्पेसिफिकेशन ओवरऑल लेंथ और शेप ऑफ ब्लेड मतलब स्ट्रेट है या फिर बेंट है। अब बेंट वाला अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना, बेंट स्निप्स। बेंट स्निप्स मतलब ये देखिए इसका जो कटिंग एज है वो बेंट है। इसका क्या काम हो सकता है, सिलेंड्रिकल कोनिकल वर्क, सर्कुलर कट लगा सकता है, देखिए सर्कुलर कट लगा रहा है। और सिलेंड्रिकल और कोनिकल वर्क, शीट मेटल में सिलेंड्रिकल और कोनिकल वर्क भी कर सकता है बेंट स्निप्स। अब लीवर शेयर, अब मान लीजिए नॉर्मल ये जो स्निप है इसमें हम लोग इतना प्रेशर नहीं लगा पा रहे हैं, और जो थोड़ा सा थिक शीट मेटल है, मेटल की शीट है, उसको कट नहीं कर पा रहे हैं, हैंड वाले जो स्ट्रेट स्निप है और बेंट स्निप है, तो उसके लिए हम लोग लीवर स्नियर का यूज करेंगे। सिंपल है बिल्कुल भी। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, जो भी हम लोग ने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो तीन चार क्वेश्चंस हैं 58, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे इसी के हैंड एंड पावर टूल्स के सेकेंड पार्ट में। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ये 59 जो हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये रहा। किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है, सर्कल कौन से उपकरण से किया जा सकता है, डिवाइडर, सिंपल। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द राइट एंगल, सही कोण के राइट एंगल का चेक कौन किया जा सकता है, ट्राई स्क्वायर, देखा हमने कि एंगल ऑफ 90 किससे चेक करते थे, ट्राई स्क्वायर से। फिर अगला, इस उपकरण का क्या नाम है, क्या उपयोग है इसका, फ्लैटनेस चेक नहीं कर सकता, एंगल चेक नहीं कर सकता, इंटरनल नहीं कर सकता, चेक द एक्सटर्नल डाया ऑफ द जॉब, ये बाहर वाला कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर। ठीक है।
इस कैलिपर का क्या नाम है? स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। स्प्रिंग है इसमें, और आउटसाइड के डायमीटर को मेजर करेगा, या आउटसाइड के जो डायमेंशन है उसको मेजर करेगा। इसका आंसर ये होगा, डी। अब इसके इसका क्या नाम है, बताया मैंने, जेनी कैलिपर। सिंपल है सब। फोटो देख देख के आपको नाम बताना है बस। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या नाम है इसका, ऊपर हमने पढ़ा था। ये है गाइड पिन। जो सरफेस गेज पढ़ा है उसमें जाके देखिएगा, उसमें नाम में लिखा हुआ है। एक्स के रूप में चिन्हित सरफेस गेज में फिर से देखिए, ये आया, ये रॉकर आर्म है। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल क्या होगा, 90 होगा सेंटर पंच का पॉइंट एंगल, ये भी पढ़ा है हमने। प्रिक पंच का पॉइंट एंगल 30 to 60 होता है, ये भी देखिए, ये भी पढ़ा है हमने। इस तरह की छेनी का क्या नाम है? तो ये है आपको क्रॉस कट चीज़र, जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला, अगर ये ये एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ये जो चीजल का है कटिंग एज, तो इसको बोलते हैं क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल का फोटो ये है, आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्रॉस कट चीजल है। फ्लैट चीजल, जो सबसे पहला चीजल का फोटो हमने देखा था, वो फ्लैट चीजल था। ये कौन सा चीजल है? ये है हाफ राउंड नोज चीजल, जो ग्रूव्स बनाता था, कर्व्ड ग्रूव्स। ध्यान दीजिए, ये सब के ऊपर हमने इमेज में देखा हुआ है। इस तरह की छेनी का क्या नाम है? यह डायमंड पॉइंट चीजल। इसका पॉइंट देखिए, डायमंड जैसा है, जो कि मटेरियल के एजेस को स्क्वायर करने के काम आता है। डायमंड पॉइंट चीजल, बिल्कुल सिंपल है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पीन। हमने ऊपर पढ़ा है हैमर वाले पार्ट में। इसका क्या नाम है? ये वाले पार्ट का नाम है चीक। हैमर वाले पार्ट में देखिए, बिल्कुल डायरेक्टली मिलेगा आपको। इसका क्या नाम है? अभी हमने देखा है, एंड कटिंग प्लायर इसका नाम है। ये पुलर है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। व्हाट इज द वर्किंग मीडिया ऑफ न्यूमेटिक टूल? इससे रिलेटेड नहीं है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। न्यूमेटिक मतलब एयर, ये याद रखेंगे, जहां भी न्यूमेटिक है तो वहां का वर्किंग मीडिया एयर होगा। और ये स्क्रू रैचेट टाइप का स्क्रू ड्राइवर है, इसके बारे में बताया था। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है। कैसे कैसे होता है मैंने आपको बता चुका हूँ। इसका नाम है रैचेट स्क्रू ड्राइवर। एलन कीज, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड टू मेक एलन कीज? क्रोम, वेनेडियम, स्टील पढ़ा है हमने, याद रखना पड़ेगा आपको ये सब। बेंच वाइज हम लोग इसके हैंड एंड पावर टूल के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पैनर? इस स्पैनर का नाम क्या है? सॉकेट स्पैनर पढ़ चुके हैं हम अभी इसी क्लास में। इसका नाम क्या है? हुक स्पैनर, हमने पढ़ा है स्पैनर वाले पार्ट में। अब ये जो इसके बाद के क्वेश्चंस है वर्नियर वगैरह से रिलेटेड हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद से, मैं अभी यहाँ पे नहीं करूँगा इसको। क्लास थोड़ी लंबी हो जा रही है, थोड़ा अच्छा टॉपिक था इसलिए। हाँ, एक ये क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ चिसल? छेनी का उद्देश्य क्या है? चिपिंग, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीजल। चीजल का एंगल्स भी इम्पोर्टेंट है, वो भी ध्यान से देखेंगे आप लोग। लार्ज फ्लैट, बड़ी सपाट सतह से धातु निकालने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चिजल। ध्यान दें, बिल्कुल सिंपल है। जो जो इस क्लास को, इस वीडियो को पूरी तरह से पढ़ लेगा, ध्यान से देखा होगा, वो इस सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से कर सकेगा। कि कोनों पर स्क्वायरिंग सामग्री के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जा सकता है? चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर। डायमंड पॉइंट चीजल, बिल्कुल आसान है। आई होल का क्या उद्देश्य है? फिक्स द हैंडल, हैंडल को फिक्स करते हैं आई होल में। लंप हैमर, ये लंप हैमर है, इसका क्या उपयोग है? छोटा वाला जो हैमर होता है। लाइट डिमोलिशन वर्क मतलब हल्का फुल्का जो विध्वंस कार्य है, छोटी मोटी तोड़ फोड़ है, वो इससे किया जाता है। मैलेट्स का क्या उपयोग है? मैलेट्स मतलब जो लकड़ी की मैलेट होती है, या फिर और किसी हल्के ऑब्जेक्ट की, रबर की मैलेट होती है, उसका क्या होता है? स्ट्राइक ऑन सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल में उससे स्ट्राइक किया जा सकता है। स्पेस लिमिट में किस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना है? जो छोटा वाला था, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर। देखिए, जो जो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेगा वो सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकेगा।
तो इसी तरह से हैंड एंड पावर टूल्स का पहला पार्ट अभी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार वीडियो को ध्यान से देखने के बाद और उसका जो पीडीएफ अवेलेबल होगा उसको पढ़ने के बाद अब जो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन है उसका आंसर कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे इम्प्रूवमेंट की सलाह दे सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइन करने की लिंक भी अपलोड कर दूंगा, डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और मैं जो भी उसमें एग्जाम से रिलेटेड कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालता रहता हूँ, कुछ कुछ और मटेरियल उसे पोस्ट करता रहता हूँ, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तब तक के लिए, और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हैंड एंड पावर टूल्स का पार्ट 2, जो कि मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। और इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उसकी सबकी मैं पीडीएफ नहीं, हैंड नोट्स जो मैंने बनाया हुआ है उसकी सहायता से पढ़ाऊंगा, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है और वीडियो लेक्चर अपलोड करने में देरी हो जा रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।